हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में या फिर बर्नौलीज थियरम। देखो, फ्लूइड का जो फ्लो है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पर ये थियरम है जो बर्नौली ने दिया, एंड दैट इज बर्नौलीज थियरम। तो बर्नौलीज थियरम एक हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। पर एक चीज यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऐसा ट्यूब है जिसका एरिया अलग अलग जगह पे अलग है, मतलब इसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। तो कोई भी आपके पास ऐसा ट्यूब हो, चाहे जिसका एरिया यूनिफॉर्म हो, हर जगह पे सेम हो या ना हो, आप इस बर्नौलीज थ्योरम का यूज किसी भी ट्यूब के लिए कर सकते, किसी भी ट्यूब के लिए वैलिड है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। और आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपका जो फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड अगर है तो वो होगा इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब आपका फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए अगर आपको बर्नौलीज थ्योरम यूज करना है तो। दूसरी बात, आपका जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब होता है उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। विस्कोसिटी एक हिसाब से आप समझ लो, अभी फिलहाल के लिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी का फ्लूइड के अंदर मतलब होता है एक हिसाब से फ्रिक्शन। मतलब फ्लूइड के केस में भी, आपने सॉलिड्स के केस में फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्लूइड के केस में उसी फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर बर्नौलीज थ्योरम आपको यूज करना है तो आपका जो फ्लूइड है उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए या फिर वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस टाइप का फ्लूइड पॉसिबल नहीं होता है, पर हम लोग आइडियल केस मान के चल रहे हैं। ओके, अगर है भी तो बहुत कम होना चाहिए। तीसरा है आपका जो आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, एक तो इनकॉम्प्रेसिबल है, ये नॉन विस्कस है। तीसरा, इसका जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है कहीं से और आप बर्नौलीज थ्योरम वहां पे यूज करोगे तो फ्लूइड शुड बी फ्लोइंग स्टेडीली, मतलब इसका स्टेडी फ्लो होना चाहिए। और फाइनली इसका फ्लो जो है उसमें कोई रोटेशन भी नहीं होना चाहिए, ये इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के साथ अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो आइडियल फ्लूइड है, और बर्नौलीज थ्योरम जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि आपका कोई ऐसा ट्यूब है और इस ट्यूब का अलग अलग जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है और इसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं क्या है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली में है क्या, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है। अब बर्नौलीज थ्योरम पे जाने से पहले हम लोग को कुछ चीजें यहाँ पे समझनी होगी या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझने होंगे। यहाँ पे हम एनर्जी की बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सपोज करो कोई फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड का जो है अलग अलग टाइप का एनर्जी होता है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप की एनर्जी की बात करेंगे। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा आपका प्रेशर एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब ये 3 चीजें क्या है ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। बड़ा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पार्ट फ्लूइड का तुम आप यहां पे ले लो और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। अगर मान लो इसका मास m है तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, इट विल बी हाफ mv²। मान लो यहां से ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, एक बहुत छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया पूरे फ्लूइड का जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। अच्छा, यहां पे मास जो होता है, सी डेंसिटी जो होता है, लिक्विड का डेंसिटी, अगर मान लो फ्लूइड का डेंसिटी ये रो है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो अगर हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर मास को डेंसिटी और वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करोगे तो ये वॉल्यूम है आपका इंटू v², यहाँ पे वेलोसिटी है, याद रखना। ये सॉरी, ये जो v² है वो ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। ये आपके आगे काइनेटिक एनर्जी। अब एक काम करते हैं, ये वॉल्यूम जो है आपका है, इस वॉल्यूम को हम लोग नीचे ले आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ रो v²। ये याद रखना कि ये वेलोसिटी है आपका, ये वॉल्यूम है। तो ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहां पे अगर मैं 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कंसिडर करूं, यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करूं, तो इस यूनिट वॉल्यूम की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ रो वी स्क्वायर, जहां पे वी वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है, और दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का। तो मान लो एक यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एंड ऑब्वियसली बात है कि ये नीचे से एक पर्टिकुलर हाइट पे है, मान लो ये h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, अगेन mgh। अब मास को अगेन आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर मैं ये बोलो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, रो जी एच। नाउ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस हाइट पे अगर मैं यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करूं, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कंसिडर करूं, तो उसका इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा रो जी एच। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वैल्यूज याद रखना, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच। एंड फाइनली अब यहां पे आपका आएगा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले हम प्रेशर एनर्जी निकाल लेते हैं। सी प्रेशर एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, देखो, अगर सपोज करो यहां से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मान लो P1 प्रेशर यहां से अप्लाई किया लिक्विड पर या इस फ्लूइड पे, और यहां से आप इसको P2 प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस क्या होगा बताओ। जैसे अगर मान लो P2 ज्यादा है P1 से, तो फ्लूइड नीचे की ओर फ्लो करेगा, और अगर P1 ज्यादा है P2 से, तो फ्लूइड ऊपर की ओर फ्लो करेगा, या फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इस डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा वो किस प्रेशर के हिसाब से फ्लो करेगा, P1 माइनस P2 के हिसाब से। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर लगाया इस साइड से, और वहां से 4 पास्कल का प्रेशर लगाया इस साइड से, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और रिजल्टेंट प्रेशर इसका क्या होगा, यहां से 10 लग रहा है, ऊपर से 4 लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका 6 पास्कल का रिजल्टेंट प्रेशर होगा। तो वो 6 पास्कल के हिसाब से इस आगे की ओर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मैं P1 प्रेशर यहां लगा रहा हूं, P2 प्रेशर यहां लगा रहा हूं, तो उसका जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो टोटल कितना होगा, P1 माइनस P2, ये डिफरेंस जो है इतने प्रेशर के साथ वो आगे मूव करेगा। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं P विच इज इक्वल टू P1 माइनस P2। इतना एक्चुअल प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है जिस प्रेशर की वजह से वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। समझ में आई बात। प्रेशर एनर्जी जो होता है, इट इज नथिंग बट वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से कितना वर्क हो रहा है वही आपका प्रेशर एनर्जी होता है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज फोर्स। अब प्रेशर और फोर्स का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को लिखा जा सकता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि यहां पे जो प्रेशर लगाया है टोटल, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर इतना डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसने आगे ट्रैवल कर लिया लिक्विड ने, या फिर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहां पे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे ये बेसिकली इसका एरिया है, और इतना डिस्टेंस आगे इसने ट्रैवल किया है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अगर मैं सपोज करो इसका एरिया और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और इसका अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे इस पूरे पार्ट का, फ्लूइड का, देन दैट वॉल्यूम विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि यही सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब यहां पे जो आपको एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स दिख रहा है वो इस लिक्विड के पार्ट का वॉल्यूम है, जहां जो एक्चुअली में आगे मूव कर रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो हम यहां पे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, P इंटू V। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू प्रेशर।
तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो सिंपली प्रेशर होता है। तो यहां पे हमने 3 टाइप की एनर्जी की बात की। किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ रो वी स्क्वायर। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है फ्लूइड के पास, अगर वो मूव कर रहा है और हाइट पे है तो, और उसका फॉर्मूला होता है रो वी जी एच। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा रो जी एच। और उसी तरीके से उसके पास प्रेशर एनर्जी होता है, क्योंकि प्रेशर के अंडर वो फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर इनटू वॉल्यूम होगा, एंड देन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका है वो P हो जाएगा। समझ गए? तो इस चीज को मैं साइड्स में यहां पे लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना। आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है रो जी एच, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास विच इज इक्वल टू सिंपली P। इस 3 चीजों को आप ध्यान में रखो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है और बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जस्ट अ सेकेंड, किसी भी पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, किसी भी पॉइंट पे अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो के केस में किसी भी पॉइंट पे, या फिर इनफैक्ट हर पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा या फिर सेम होगा। इसका मतलब अगर आप इन तीनों एनर्जी को ऐड करोगे इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पे तीनों एनर्जी का आप एडिशन देखोगे, या इस पॉइंट पे तीनों एनर्जी का एडिशन देखोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो तीनों का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको सेम आएगा। मतलब आप एक हिसाब से समझ लो कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, कहीं भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा। तो मैंने ये क्या था ना कि स्टार्टिंग में कि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एक हिसाब से मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जैसा ही है, जो कि फ्लूइड फ्लो में आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताएगा कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह पे सेम होगा। ये जरूर हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाओ तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपस में एनर्जी जरूर बदल जाएंगे, लेकिन इनका टोटल जो होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा। यही आपका बर्नौलीज थ्योरम है। अब इस बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर हम इनकी वैल्यूज डाल दें तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच एंड प्लस पी। ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, पहले हम प्रेशर एनर्जी भी लिख सकते हैं, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये हमेशा क्या आएगा आपका कांस्टेंट आएगा और हर जगह पे सेम आएगा। एक आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है किसी भी ट्यूब से, चाहे उसका कहीं भी कोई भी एरिया हो, आपकी ये क्वांटिटी हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे जो ये क्वांटिटी होगी यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, एक हिसाब से चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे इस साइड में और एक पॉइंट इस साइड में जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे है। तो हम एक काम करते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। इस फ्लूइड की जो हाइट है वो h1 मान लो, और इस फ्लूइड की यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लूइड का पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसका हाइट जो है आप h2 मान लो। ठीक है अच्छा, इस फ्लूइड का जो मास है वो डेल्टा m है। इस फ्लूइड का मास भी डेल्टा m ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना मास यहां से एंट्री करेगा उतना ही मास यहां से बाहर आएगा, बिकॉज ये इनकॉम्प्रेसिबल है अगर मैं दोनों का टाइम सेम रखता हूं तो अगर ये फ्लो हो रहा है तो यहां से अगर 2 सेकंड में मान लो डेल्टा m मास आगे जा रहा है, तो यहां से 2 सेकंड में डेल्टा m मास बाहर भी आएगा। समझे? क्योंकि ये इनकॉम्प्रेसिबल है तो बीच में कहीं भी आपका मास गायब नहीं होगा या फिर जमा नहीं हो जाएगा पार्टिकल्स।
तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एम मास कंसिडर कर रहा हूँ तो उतना ही मास यहाँ पे भी कंसिडर करना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, चलो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, ये तो हम पहले से लिख रखे हैं। यहाँ का जो एरिया है वो A1 है और यहाँ का एरिया A2 है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ का एरिया A2 है। यहाँ जिस स्पीड से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो V1 है और यहाँ पे स्पीड जो है वो V2 हो जाएगा। देखो स्पीड बदल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपका एरिया चेंज हो रहा है तो स्पीड बदल रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब सुनो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो हम निकालते हैं वर्क डन। तो टोटल ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना वर्क डन क्रिएट कर रहा है, पहले वो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो अगर इसका वर्क डन हम निकालें, जैसे इस डायरेक्शन में हम धक्का मार रहे हैं, देखो P1 जो है वो P2 से बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इसका मतलब अगर P1 बड़ा है तो फ्लूइड आगे की ओर ट्रैवल करेगा। तो हमने P1 प्रेशर डाला। अब आप लोगों को पता है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां से आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, इस बात का ध्यान में रखो ना। P1 प्रेशर की वजह से अगर मान लो वर्क डन हमारा आ रहा है W1, तो ये W1 वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x1 मान लेते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1। बट नाउ प्रेशर, ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू A1 इंटू डेल्टा x1। और हमने देखा था कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 जो होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V1 डेल्टा V1 जो है इसका वॉल्यूम है। अच्छा, इसको एक काम करता हूँ, इसको मोड़ देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि ये एक्चुअली में स्पीड है, ये V2 स्पीड है, और अगर मैंने मोड़ा नहीं है इसका मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये P1 इंटू डेल्टा V1 ये क्या है, एक्चुअली में वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा V ही लिखूंगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे जितना वॉल्यूम पास होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से भी बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है। तो इतना, ये जो वॉल्यूम है, अगर मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, याद रखना। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फ्लूइड की डेंसिटी कहीं भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि ये इनकॉम्प्रेसिबल है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी यहाँ पे भी वही डेंसिटी होगी। तो अगर दोनों जगह का हमने मास सेम रखा है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो फिर यहाँ का वॉल्यूम हम मान के चलते हैं डेल्टा V है, तो A1 इंटू डेल्टा x1 विल बी डेल्टा V। ये आपका वर्क डन हो गया इस प्रेशर की वजह से। अब सेम उस प्रेशर की वजह से वर्क डन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो फोर्स है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में है और आपका फ्लूइड जो है वो आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है। और हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम में या वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में भी आपका जो वर्क डन W2 आएगा, जो कि ये इस प्रेशर की वजह से आ रहा है, वो उस वर्क डन का वैल्यू भी आपका P2 इंटू डेल्टा V ही होगा। फॉर्मूला तो सेम आएगा लेकिन ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव वर्क डन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि आपका P1 बड़ा है, P2 छोटा है, तो लिक्विड इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो यहां का प्रेशर की वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 का वैल्यू क्या है, P1 डेल्टा V, और W2 का वैल्यू क्या है, माइनस P2 डेल्टा V। समझ गए? तो इसका मतलब आपका वर्क डन क्या आ गया बताओ, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, ये आपका वर्क डन आ गया। समझ गए? लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वर्क डन हमने निकाल लिया। अब यहां पे देखो ध्यान से, हमको अब चेंज इन एनर्जी निकालना है। देखो आप फॉर्मूला याद करो कि हमने वर्क पावर एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। उस वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, या फिर अगर मैं बोलूं कि वर्क डन का मीनिंग क्या होता है, वर्क डन इज सिंपली एनर्जी ट्रांसफर। तो आपके फोर्स ने जितना वर्क डन किया है उसका मतलब ये होता है कि उतना एनर्जी ट्रांसफर हो गया, राइट? अब वो एनर्जी जो है वो या तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी को हो सकता है चेंज करे, या दोनों एनर्जी को चेंज करे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है।
तो जो भी वर्क डन यहां पे फ्लूइड पे हो रहा है, इतना टोटल इस फ्लूइड का मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगा। मतलब इसका कुछ पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा और इस वर्क डन का कुछ पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो हमको यहां पे ये चेक करना है कि टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज हुई है और टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और देखेंगे कि भाई टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस यहां का काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर, राइट। सो दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एम कॉमन ले लो, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अब देखो यहां पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो आप मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये मास है फ्लूइड का, ये वॉल्यूम है फ्लूइड का, तो डेंसिटी मास के जगह पे आप डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख दो, तो ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, सो डेल्टा mgh2 माइनस डेल्टा mgh1। डेल्टा m और g आप कॉमन ले सकते हो यहां से, तो आपको अंदर बचेगा h2 माइनस h1, और अगेन डेल्टा m के जगह पे आप रो इंटू डेल्टा v डाल सकते हो, तो रो इंटू डेल्टा v gh2 माइनस h1, ये आपका आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। अब देखो ये जो चेंज आया है ये आपने जो वर्क डन किया है इस वर्क डन की वजह से आया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से आपने जो भी वर्क डन किया है दैट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, हाफ। अच्छा सुनो, एक काम करो, पहले वर्क डन का भी यहाँ पे वैल्यू डाल दो। वर्क डन का वैल्यू क्या है, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहाँ गया, यहाँ पे हाफ रो डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे आपके पास रो डेल्टा V H2 GB है, रो डेल्टा V G H2 माइनस H1। अब यहां पे देखो डेल्टा V क्योंकि हर टर्म में आ रहा है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आपके पास इक्वेशन आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हाफ रो आप मल्टीप्लाई करोगे तो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब इसके आगे का मैं यहां पे इरेज करके लिख रहा हूं, फिर से थोड़ा ध्यान देना। यहां पे देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि P2 वाला पार्ट जो है ना वो उसी साइड रहने देंगे, मतलब जो सफिक्स 2 है वो हम दूसरे साइड रहने देंगे और जितने भी सफिक्स 1 है ना वो हम इस साइड लेके आ रहे हैं। तो यहां पे आपके पास P1 है तो P1, उसके बाद यहां पे देखो रो हाफ रो V1 स्क्वायर वो इस साइड ले आओ तो पॉजिटिव में आ जाए, प्लस आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, और बचा क्या यहाँ पे माइनस रो GH1 है उसको इस साइड ले आओ तो वो प्लस रो GH1 हो जाएगा इज इक्वल टू P2 को उस साइड भेजोगे तो P2 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो P1 P2 हो चुका है। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पे ये बचा है टर्म और ये बचा है टर्म, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये रहा आपका रो GH2। इसका मतलब इस दो पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आपका जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था जो हमने देखा था, इन सबको ऐड करने के बाद हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, दैट वाज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो यहां पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे क्या होगा,
P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, और इस पॉइंट पे क्या होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब यहां का जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और यहां का टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल है। और यही आपको बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH ये हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट भी यहां पे ले लूं तो यहां का जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मान लो P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3 ये भी इनके इक्वल होगा। मतलब हर पॉइंट पे आपको ये जो सम है वो हमेशा सेम मिलेगा। यही आपका बर्नौलीज थ्योरम है और यही आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल है, दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हर जगह पे आपको सेम मिलेगा किसी भी फ्लूइड में, अगर एक आइडियल फ्लूइड किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा है तो। अच्छा, इससे हम कोई दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं वो क्या है बताओ, ये इक्वेशन क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपको टर्म दिख रहा है इट इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप ऐसा बोल दो कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट होगा, और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो मैं इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, सी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या कर रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मास हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, तब ये बन जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। समझ गए, पहले टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, लेकिन अगर मैं इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास बन जाएगा। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को आप डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा बताओ, P बाय डेंसिटी प्लस हाफ यहां का डेंसिटी चला जाएगा V स्क्वायर प्लस यहां का डेंसिटी चला जाएगा GH, और कांस्टेंट को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको फिर से कांस्टेंट लिख देंगे। इसका मतलब अब ये क्या कहलाएगा बताओ, यहां पे ये क्या था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हमने उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो अब क्या बन जाएगा, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। देखो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जब डेंसिटी से डिवाइड किया था तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास बन गया था, तो अब हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, और टोटल एनर्जी पर यूनिट मास भी हर जगह पे आपको कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, ये टर्म क्या होगा बताओ, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। अब वॉल्यूम की जगह पे आपको मास बोलना है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास भी आपको हर जगह पे कांस्टेंट मिलता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, या दूसरे तरीके से आप बर्नौलीज प्रिंसिपल को बोल सकते हो। तीसरा एक और तरीका है। अच्छा, अब ये तो मास बन चुका था, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। अच्छा, अब ये अगर एनर्जी पर यूनिट मास है उसको मैं G से डिवाइड कर दूं तो ये एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाएगा, बिकॉज mg इज नथिंग बट वेट। mg क्या होता है, वेट होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को G से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा P बाय रो G प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G और प्लस H, और अगेन ये कांस्टेंट ही होगा क्योंकि फिर से G आपका कांस्टेंट है। तो अब देखो, अगर आपको एनर्जी पर यूनिट मास को आप G से डिवाइड करते हो तो एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाता है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। अब ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट।
इसका मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट भी हर जगह पे कांस्टेंट होता है। ये एक नया फिर से दूसरा स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का, समझ गए। हाँ, इसमें हमने कुछ नाम दे रखा है, जैसे कि P अपॉन रो जी जो होता है इसको हम लोग प्रेशर हेड से बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। और आपका जो V स्क्वायर अपॉन 2G है इसको हम लोग वेलोसिटी हेड बुलाते हैं। और ये जो H है इसको हम लोग या तो पोटेंशियल हेड बुलाते हैं या तो ग्रेविटेशनल हेड बुलाते हैं, ग्रेविटेशनल हेड या फिर पोटेंशियल हेड इस H को। सो दिस इज प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड, ये हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। इसका जो एडिशन है वो भी हर पॉइंट पे आपको सेम मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके बर्नौलीज थ्योरम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का, राइट। पर ज़्यादातर हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, और ये आपका बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।